नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और यही शिक्षा का प्रचार प्रसार आप लोगों को करना है। साथियों, बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की, बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 15 बेहतरीन नए पैटर्न पर क्वेश्चन करते हैं जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं, आपके एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। तो ये आपका दोस्तों हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है बाय जायसवाल सर। और इस प्रैक्टिस सेट में हम 15 बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। और इसके पहले जो है साथियों, प्रैक्टिस सेट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लिंक आपको यहाँ पे कार्ड पर मिल जाएगा। सभी क्लासेस, सभी प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। बात करेंगे प्रथम प्रश्न की। जी हाँ साथियों, प्रथम प्रश्न जो पिछले क्वेश्चन का मॉक क्वेश्चन था, पिछले प्रैक्टिस सेट, यह 11 प्रैक्टिस सेट का यह मॉक क्वेश्चन हमारा था। इससे क्या होता है, आज भी हम एक मॉक क्वेश्चन देंगे, फिर इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। इससे क्या होता है, मॉक क्वेश्चन का जिनका आंसर नहीं पता होता उनका मॉक क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाता है। तो प्रथम प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र मॉक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव जो है समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे अपनी बोलचाल की जो भाषा है, भाषा का जो अनुभव होता है, वह समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। सबसे पहला तो मातृभाषा परिवार से ही प्राप्त करता है, फिर आसपास के समाज से ही, क्योंकि बोलचाल की भाषा के अनुभव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुभव की किससे किससे आता है, समाज और परिवार से प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे परिवार और समाज का प्रथम पाठशाला माना जाता है। बच्चे का प्रश्न आ गया कि प्रथम पाठशाला परिवार और समाज होता है, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चों को भाषा का ज्ञान परिवार तथा समाज से ही होता है। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में, किसकी बात कर रहे हैं साथियों, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व, ससुर, मौन, सामूहिक। सभी प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट सर्वोपरि है, शर्मान है, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में जो पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है वह है व्यक्तिगत। अब आप बोलेंगे ये व्यक्तित्व क्यों हो भाई, व्यक्तित्व क्यों होगा, क्योंकि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तित्व पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी कौशल के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयास का विशेष महत्व होता है, या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास के बिना सीखना संभव ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, हम कितना भी प्रैक्टिस सेट कर लें, कितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, आपका प्रयास सर्वोपरि है। इसे कहते हैं आपका प्रयास ही सिलेक्शन सर्वोपरि है। बात करेंगे साथियों तीसरे प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, मान लीजिए आपके बच्चे कैसे, मान लीजिए आपका बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, तो दृष्टिबाधितों को बच्चा सिखाते समय जो है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाना है और उसको भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे, ना कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाने के लिए कहेंगे, ना ही उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना। ये सारी चीज़ें तो सबसे बेहतरीन है उनके अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, अच्छे तरीके से आप लोग समझते हैं। चौथा प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए
सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना या संवाद अदायगी की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि मौखिक या बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास जो है करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका जो होगा वह हो सकता है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। व्याकरण जुड़ गया इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति में के विकास करने में सबसे कम प्रभावी हो गया। वहाँ के सबसे ज़्यादा अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद अदायगी सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे कम व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, क्योंकि यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं अपने अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके हैं। 5वां प्रश्न क्या दिया गया साथियों? निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? शुद्धवर्तनी है, सुलेख है, श्रुतलेख है या आशु भाषण है? तो साथियों मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप कहलाता है वह है आशु भाषण। अब आप बोलेंगे आशु भाषण है क्या चीज़? देखिए आशु भाषण जो होता है मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है, और आशु भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है, से सभी लेखन से संबंधित है। अगर एक सटीक भाषा में समझे कि आशु भाषण क्या है, तो किसी विषय पर बिना किसी तैयारी किए स्वाभाविक रूप से बोलना और तर्कों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करना, अर्थात आशु भाषण क्या होता है? वाक् चतुर या तर्क का युद्ध होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, लिखना और एक आता है पढ़ना। ये 4 आते हैं, लेकिन हंसना नहीं आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा के संबंध में 4 प्रमुख कौशल आते हैं। लिखना अर्थात लेखन कौशल, सुनना अर्थात श्रवण कौशल, पढ़ना अर्थात पठन कौशल, बोलना और मौखिक कौशल। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, 4 बेहतरीन भाषा से संबंधित 4 प्रमुख कौशल होते हैं। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? किसकी बात कर रहे हैं? बालक बालिकाओं की। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका बच्चों को शब्द पढ़वाना, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर पूछना, या बच्चों के विभिन्न संवादों से बातचीत करना संदर्भों में, या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि विभिन्न संदर्भों में से बातचीत करना। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका माना जाता है। साथियों आप जानते हैं पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए वर्णमाला से, कहानियों से, कविताओं से, अर्थपूर्ण सामग्री से। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, VVIP कैटेगरी का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सिलेक्शन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। जी हाँ, तो पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए, किससे होना चाहिए? सभी लोग जानते हैं अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। इससे क्या होता है सभी लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण यह होता है कि सारगर्भित सामग्री का ही चयन होता है। जब भी हम कोई पठन कार्य करें तो महत्वपूर्ण यह है कि सारगर्भित सामग्री का चयन हो और इससे मानसिक पोषण होता है। साथ ही साथ ये सारे विचारों से हमारा मस्तिष्क क्या है? धोए विचारों से मन मस्तिष्क बच जाता है। तो ये शब्द आप जो लिखा हुआ है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि आप सभी लोग हिंदी के अच्छे तरीके से समझते हैं, हमारी मातृभाषा की बात कर रहे हैं। 9वां प्रश्न है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है: अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो मैं प्रत्येक में एक ट्रिक ही बताता हूँ। ये ट्रिक नहीं, एक नॉर्मल सी बात है, हम सब में आना चाहिए कि कुछ पॉजिटिव वर्ड, एक जिज्ञासा उत्पन्न करना, ठीक है, प्रयत्न के लिए कहना, ठीक है, उनको मदद करना, हेल्प करना, ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो हमें पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। पेडागोजी की बात करेंगे, शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है और हिंदी में 30 में से 25 प्रश्न का स्कोर लाना है। और आपको पता पेडागोजी के 15 प्रश्न आते हैं, 15 में से 12 प्लस लाना है। तो प्रत्येक क्लास के सेशन का, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन फीडबैक इम्पॉर्टेंट है।
आपका कमेंट सर्वोपरि है। तो बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, क्योंकि जब आप जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जिज्ञासा उत्पन्न करना जिससे उनकी रुचि लेखन के प्रति विकसित हो, इसके उपरांत वे सब स्वयं सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि एक आदर्श स्थिति की ओर इंगित करता है। 10वां प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि जो है बेहतर हो सकती है? किसकी बात कर रहे हैं? लेखन कौशल के मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख हो गया, ठीक है, आपके विषयगत आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख लेना, ये सुंदर लेख के अभ्यास की बात कर रहे हैं। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए जो सबसे विधि बेहतर हो सकती है वह अपने अनुभवों को लिखने की बात कर रहे हैं। जब बच्चे अपने अनुभव के द्वारा, अपने इंद्र शक्ति के द्वारा, उनकी जो सोच है, अपनी सोच के अनुसार जब बच्चे लिखेंगे तो लेखन कौशल का मूल्यांकन सबसे विधि बेहतर मानी जाएगी। तो अपने अनुभवों को लिखना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल की बात कर रहे हैं। सुनना और बोलना है, बोलना और लिखना है, पढ़ना और लिखना है, या सुनना और पढ़ना हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न हैं और इनमें से एक प्रश्न अवश्य आएगा। सिलेक्शन सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल की बात कर रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं बोलना और लिखना, ये सर्वोपरि है। भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना, बी ऑप्शन की बात करेंगे। और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि लिखित भाषा का प्रयोग जो है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयीय कार्यों के लिए ही किया जाता है, या अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है? तो लिखित भाषा के प्रयोग की बात कर रहे हैं। तो लिखित भाषा का प्रयोग जो है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों, अन्य समस्त प्रसार क्रियाकलाप को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। 2 प्रश्न और हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं, साथ ही एक मॉक क्वेश्चन भी देंगे। तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, अर्थात पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य, ये तीनों जो हैं आपके लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। लेकिन वाद विवाद जो होता है ये लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं होता, ये मौखिक पे आ जाता है। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति के पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य, ये आपको याद, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यह मौखिक अभिव्यक्ति का साधन हो जाएगा वाद विवाद, जिसका प्रयोग मनुष्य सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में करता है, जबकि पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन ये लिखित अभिव्यक्ति के साधन है और इसका प्रयोग केवल साक्षर व्यक्तियों द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह साक्षर होगा, पढ़ा लिखा होगा तभी वह लिख पाएगा। जब भाई वर्णमाला को पहचान पाएगा तभी वर्णमाला के शब्दों को जोड़ पाएगा। जब शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, और वाक्य के साथ फिर आपका पत्र लेखन, निबंध और नाट्य लेखन तैयार हो जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में अंशिका लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, डिस्कैल्कुलिया से या डिसलेखिया से? सभी कमेंट करेंगे। मेरे प्रत्येक भाई प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, हिंदी भाषा की कक्षा में अंशिका लिखते समय कठिनाई अनुभव कर रही है तो यह समस्या जो संबंधित होगी, क्योंकि लिखने से संबंधित है, तो लिखना अर्थात डिस्ग्राफिया की बात करेंगे। और आप जानते हैं डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी है और डिस्कैल्कुलिया गणना संबंधी विकार होता है। और एक आता है डिस्थीमिया जो मानसिक से संबंधित हो जाता है, मानसिक विकार से संबंधित डिस्थीमिया, लेकिन ज़्यादातर डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया ये भी पूछे जाते हैं और डिस्थीमिया में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो डिस्थीमिया आपका मानसिक विकार से संबंधित हो जाता है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, या आंखों देखी घटनाओं को लिखने की बात कर रहे हैं। तो लेखन कुशलता का विकास करने में जो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है वह होता है प्रतिलिपि।
और इसके बाद अधूरी कहानी को पूरा करना यह लेखन कुशलता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई अधूरी कहानी छोड़ जाता है, अगर आप उस कहानी को पूर्ण कर लेते हैं तो ये लेखन कुशलता का विकास के महत्वपूर्ण आपका पक्ष हो जाता है। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन ये भी बहुत है, और आंखों देखी घटनाओं को लिखना तो सबसे बेहतरीन माना जाता है लेखन कुशलता के विकास के। लेकिन प्रतिलिपि सबसे कम आएगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आफ्यू, बहुत ही कम। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे आज के मॉक क्वेश्चन की। प्यारा सा मॉक क्वेश्चन है कि सुभाष पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है तो वह ग्रसित होगा डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से, डिस्कैल्कुलिया से, डिस्थीमिया से। तो किससे ग्रसित होगा या किससे अनुभव कर रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना इस मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साथ ही साथ 15 में से आप लोगों का जो भी फीडबैक हो इस प्रैक्टिस सेट पर, हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के 12 नंबर या प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग अपना अपना कमेंट करें, फीडबैक करें, अपनी तैयारी जारी रखें। बेहतर प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम फ़ायदा की जो आपका तैयारी चल रही है उस पर शामिल हों और अपने आप को बूस्ट करें और बूस्ट के साथ सिलेक्शन पाएँ। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।